हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं वो ध्येय आईएएस का मॉक टेस्ट है और ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। ये पहले टेस्ट सीरीज में मेरे भाई इसी का हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लिए थे पार्ट नंबर 1 में। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है बीपीएस 69th बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बेस पर यह टेस्ट सीरीज बनी है। तो आज हम लोग जो पार्ट 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज नंबर 1 में, इसमें क्या है मेरे भाई, जीएस से संबंधित क्वेश्चन है। करंट अफेयर वाला हम लोग पार्ट 1 में देख लिए थे, तो इसमें आपको जो है साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल से संबंधित पूरा क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। यह जितने भी इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बनाए गए हैं करंट अफेयर से लेके जीएस तक, सभी के सभी इस बेस पर तैयार किए गए हैं कि अब तक बीपीएससी में किस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते थे, कैसे पूछे जाते थे, किस कोना से ज़्यादा पूछे जाते थे। बिल्कुल उसी बेस पर यह टेस्ट सीरीज को बनाया गया है। तो आप सब जब इसे पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे मेरे भाई, तो आप सबको जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको सेल्फ स्टडी करते समय ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन कैसे बनते हैं बीपीएससी में, कहाँ से बनते हैं, किस कोना से ज़्यादा आता है, हमें कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, ये आइडिया लगेगा। दूसरा बात, बहुत सारे आपको क्वेश्चन इसी मॉक टेस्ट से मिल जाएंगे। और जो तीसरा बड़ा फ़ायदा होगा मेरे भाई, कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी तैयारी में धार लगेगा। आप जब ऐसे क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा धार लगेगी। और जब तैयारी में धार लग जाती है तो मेरे भाई अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से मेरे भाई क्वेश्चन गलत नहीं होता है अपना। और ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो अपना क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और दूसरा फ़ायदा इसमें ये होता है कि अपना जो कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है, इसे तुक्का बोला जाता है, तो हमारा वहाँ तुक्का भी ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग अपना टेस्ट सीरीज नंबर 1 का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। और हाँ मेरे भाई, आप लोग मेरे भाई, हमें अगर वीडियो को ज़रा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना अपने भाई के लिए, क्योंकि आपके एक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप बहुत से सारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, तो आप अगर एक मेरा भी कर देंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं मेरे भाई, आपका कुछ जाएगा नहीं। तो साथियों, आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक करके, और वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हम लोग आज का अपना ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब देखिए हमारा जीएस का क्वेश्चन आ रहा है। 30 हम लोग करंट अफेयर देख लिए, अब हमारा जीएस से संबंधित हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन हैं इसमें, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है, लिखा है। तो आप सबको पता होगा एसिड का तो 7 से कम होता है। एसिड जो होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है और बेस का 7 से ज़्यादा होता है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लिखा है शुद्ध जल। आपको बता दूँ, ध्येय आईएएस वालों ने अपना इतना ज़बरदस्त प्रचार किया है कि क्वेश्चन ही ख़राब कर दिया है जगह जगह। 32 वाला देखें, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो मेरे भाई ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे हम लोग देखें 33वां में, एंगस्ट्रॉम इकाई एक इकाई है, यानी किसका यूनिट एंगस्ट्रॉम होता है। तो मेरे भाई प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की जो एसआई मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम आप लोग जानते हो कि तो ये है। तो और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, आप लोग इसको पता है। आवृत्ति का जो हर्ट्ज जो होता है इसको भी आप पता होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वां में क्या कर रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किससे मापा जाता है। हर्ट्ज में अभी मैंने ऊपर भी इसको बताया। और मीटर पर सेकंड में वेग को नापा जाता है। रेडियन में जो है कोण को मापा जाता है। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा मालूम हो गया। चलिए हम लोग देखें, डीएनए की खोज किसने किया था। मेरे भाई 35वां क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये 35वां। डीएनए की खोज किसने किया था। ग्रेगर मेंडल ने नहीं, जोहानसन ने, ये भी नहीं। यानी ऊपर में से एक से कोई नहीं है, तो इसका मतलब ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे डीएनए की खोज किसने किया होगा। तो मेरे भाई डीएनए की जो खोज किए थे वो फ्रेडरिक मिशर ने किया था, जिसे एफ मिशर बोला जाता है।
फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज किया, लेकिन वो डीएनए नाम नहीं बताए थे, वो डीएनए को केवल फैक्टर बोलते थे, ये एक फैक्टर है, कारक है। लेकिन जोहानसन ये जो हैं, इन्होंने डीएनए का नाम बताया था, हाँ भाई इसका नाम डीएनए रखा, जिसे वो फैक्टर कह रहे थे, इसे वो डीएनए नाम रखे। और ये जो जेम्स वाटसन और क्रिक थे, ये डीएनए की डबल हेलिकल यानी द्विकुंडली संरचना बनाए थे, ये वाली जो ऐसे ऐसे नहीं बनती है, उस तरह से। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। इसका तो डीएनए खोज किसने किया था, तो इसमें से कोई नहीं है। 36 देखें, ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड मेरे भाई एक प्रकार का वसा है जो हमारे शरीर में जो है वो स्टोर रहती है। वसा सेल जो सेल कोशिकाएं होती हैं, ट्राइग्लिसराइड वो उसी में स्टोर रहती है। तो यह एक प्रकार का शरीर में पाए जाने वाला वसा का एक प्रकार है। इसका निर्माण जो है मेरे भाई हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसी के रूप में होता है। तो चले हम लोग आगे। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इसे EEG लिखा जाता है, EEG का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी निगरानी में किया जाता है। मेरे भाई इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG का जो प्रयोग किया जाता है वो मस्तिष्क संबंधी गतिविधियों के बारे में पता करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक होता है इसी तरह से ECG, वो होता है हार्ट की गतिविधियों से बारे में पता करने के लिए होता है। तो आगे देखें हम लोग 38 वाला देखें क्या कह रहा है। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई ये जो शरीर का टेम्परेचर जो रेगुलेट होता है वो ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। हाइपोथैलेमस ही, जैसे कोई लड़का लड़की को देखकर या लड़की लड़का को देखकर जो एक दूसरे की फीलिंग आती है मन में, जो एक तरह की उनकी उत्तेजना उत्पन्न होती है, वो हाइपोथैलेमस से ही वो भी होता है। तो चले हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे 39। सही कथन का चयन कीजिए। तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। नहीं मेरे भाई, ये तो गलत हो ना। देखिए इसके लिए कोड होता है विबग्योर। एनर्जी सबसे ज़्यादा किस रंग की एनर्जी होती है, वायलेट यानी बैगनी का, ये फिर उससे कम इंडिको का, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज, उससे कम रेड, यानी रेड की एनर्जी सबसे कम होती है। और जिस कलर की एनर्जी सबसे कम होती है, देखिए इधर आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, इस तरह से है, और इधर जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है। यानी जिस कलर की एनर्जी कम होगी उस कलर की जो है फैलने की प्रवृत्ति कम होती है। जो कलर जितना कम फैलेगा उतना दूर तक जाएगा। तो इसलिए जो रोड होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, रेलवे ट्रैक होते हैं, उस सब पर लाल बत्ती लगाई जाती है क्योंकि ये दूर से दिखाई दे। तो लाल की एनर्जी सबसे कम होती है इसलिए सबसे कम फैलती है, इसलिए यह दूर तक जाती है। तो लाल प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम होता है, तो ये गलत हो गया भाई, लाल का ज़्यादा होता है ना। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये सही बात है। अब अगला क्या कह रहा है, अब हमसे पूछा कौन सा सही है, तो हमारा ये पता चल गया बी सही है, तो एक ही सही होगा, तो ये सब गड़बड़ होंगे सब। ऑप्शन नंबर बी। ये सॉल्व करने का अच्छा तरीका होता है, कम समय में सॉल्व कर लें, पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ता है। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं, ये पूछ रहा है हमसे 40 वाले ने। फलियाँ जो होती हैं मेरे भाई, यह जिसे इंग्लिश में हम लेग्यूम्स बोलते हैं, और यह अत्यधिक पौष्टिक होते हैं। उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो उनमें जो है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है फलियों में। ये सेम के बीज हो गए, मटर के बीज हो गए, इन सब में। 41 देखें, ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन क्या होता है मेरे भाई, जैसे बता दें, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, नॉन मेटल है, जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और इसकी एक खास बात और होती है, यह लाल रंग की होती है। तो यही पूछ रहा है, ब्रोमीन जो है लाल रंग का लिक्विड होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए। आगे देखें 42। कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, क्या है डिटर्जेंट, कार्बोनेट है, सल्फोनेट है, और यह बिस्मथेट दिया है। ये होता है कि नहीं, ये हमें नहीं क्लियर है, लेकिन एक बात तो हमें क्लियर हो गया कि एक से ज़्यादा कथन सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमें ये चीज़ कन्फर्म हो गया।
कि हाँ एक से ज़्यादा है तो हम ऑप्शन नंबर डी को ही चुनेंगे, चाहे तीनों ज़्यादा हों, तीनों सही हों या दो सही हों। तो हो गया, इस तरह से हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है। ग्रीन हाउस गैसों का आप लोग जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? वे गैसें जो वायुमंडल में एक आवरण बना लेती हैं और वह सूर्य से जो वेव आती है शॉर्ट वेव के फॉर्म में, उसको तो आने देती हैं ये ग्रीन हाउस गैसें, लेकिन जो पृथ्वी से वापस जाती हैं लॉन्ग वेव फॉर्म में तो उसको रोक लेती हैं, जिससे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे यहाँ की जलवायु का जो है जो परिवर्तन जलवायु पे जो है प्रभावित होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यहाँ मीथेन लिखा है, मीथेन भी होता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चले हम लोग आगे। नीला थोथा रासायनिक रूप से है। नीला थोथा क्या है रासायनिक रूप से? तो मेरे भाई आप लोग को पता होगा, नीला थोथा जो है यह कॉपर सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर सी, ये 44वां वाले में। तो कॉपर सल्फेट ये अकार्बनिक यौगिक है, यानी बिना कार्बन वाला है। तो आप लोग कैसे पता पाएंगे ये अकार्बनिक है? तो इसका फार्मूला देखेंगे, कॉपर सल्फेट SO4। ये कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है, और जिसे नीला थोथा भी कहा जाता है, और जिसे और एक प्रचलित भाषा में इसको मेरे भाई क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है, या इसे तूतिया भी कहा जाता है, तूतिया। चलिए हम लोग अपने 45 वाले क्वेश्चन पर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। यह श्वसन क्रिया के माध्यम से एनर्जी को जनरेट करता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। एड्स निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो हमें पता है एड्स जो होते हैं मेरे भाई वो वायरस के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण एड्स होते हैं। और वो कौन सा वायरस होता है आप लोग को पता होगा? HIV का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसी वायरस चलते जिस व्यक्ति को इस वायरस हो जाता है, यानी इस वायरस चलते एड्स रोग हो जाता है, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ख़राब हो जाती है। उसको कोई भी हल्का सा रोग होता है तो उसके रोग ठीक ही नहीं होता है, यानी उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बेकार हो जाती है। 47 देखें, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन सी है मेरे भाई? निम्नलिखित में से सोना है, चांदी है, पारा है। तो दिए हुए ऑप्शन वैसे आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। सबसे भारी धातु का मतलब इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, तो ऑस्मियम जो होती है उसका सबसे ज़्यादा होती है आवर्त सारणी में, लेकिन इसमें जो है पारा होगा। ऑप्शन नंबर सी। और आवर्त सारणी की बात करें, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, जिससे बैटरी वगैरह हमारी आपकी मोबाइल फ़ोन वगैरह या अत्यधिक पावर की बैटरियां बनाई जाती हैं, जिससे बैटरी हल्की हो उठाने में, वजन में, और उसकी पावर क्षमता अधिक हो। तो इसमें पूछा है, जो दिया हुआ ऑप्शन है इसमें पारा होगा। देखिए क्या है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। वह क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है मेरे भाई? वो पर जिप्सम है। ये जिप्सम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे टूटी हुई हड्डियों में जो प्लास्टर लगाकर, जो आप लोग देखेंगे किसी का हाथ पैर टूट जाता है, जो प्लास्टर लगता है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में POP बोलते हैं। सब लोग अपने घर में POP करवाते हैं ना, जिसे अब पुट्टी भी कहा जाता है, सब लोग पुट्टी करवा रहे हैं। तो वही POP होता है जो हम लोगों के घर में लेपन किया जाता है दीवार वगैरह पर। एक देखें क्या है 49, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के कार्बन के दो, देखिए क्या है, सॉरी, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा यानी डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों तो वो क्या कहलाता है? तो आपको बता दूं, केमिस्ट्री का सवाल है ये। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसे एन बोला जाता है, यानी एल्केन, उसमें एन लगा दिया जाता है। जब कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे एल्कीन बोला जाता है, उसमें ईन लगा दिया जाता है। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जुड़े होते हैं तो उसे आइन बोला जाता है, तो उसे एल्काइन कहा जाता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो होते हैं उसे एल्कीन बोला जाएगा, यहाँ पर लिखा भी है एल्कीन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो रेटिनाल जो है जीरोप्थेल्मिया से संबंधित है, सही है ये, तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। टोकोफेराल जो है ये बेरी से है, नहीं मेरे भाई ये गलत है, बेरी से नहीं है टोकोफेराल, तो ये ऑप्शन बी वाला गलत होगा।
साइनोकोबालमिन रक्त अल्पता से संबंधित है। और 50वां का आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ये बेरी बेरी से नहीं संबंधित है टोकोफेरॉल तो किससे संबंधित है? तो मेरे भाई इनफर्टिलिटी, ये जो टोकोफेरॉल बेरी बेरी से नहीं बल्कि इनफर्टिलिटी से संबंधित है, इनफर्टिलिटी से संबंधित है ये। तो और टोकोफेरॉल आप लोग को पता ही होगा, जिसे विटामिन ई भी कहा जाता है। तो आगे चले हम लोग देखें, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। जो बैकेलाइट एक तरह की कड़ी प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक की तरह होती है। तो यह किन किन मतलब पदार्थों के किन किन केमिकलों के संघनन से बनता है? तो यह फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड। आप लोग को पता होगा फिनाल का केमिकल फार्मूला ये होता है, और इसमें फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो इन दोनों को मिलाने से ये इन दोनों के बैकेलाइट का निर्माण होता है। 52 देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि पूछा है 52वां वाले में हमारा। तो मेरे भाई प्रतिजैविक यानी एक तरह से कैसे एंटीबायोटिक ड्रग्स इसका इंग्लिश नाम है। तो कौन होता है? क्विनोन तो ये मलेरिया की दवा हो गई, और इसमें जो है क्लोरेनफेनिकॉल, ऑप्शन नंबर सी, हाँ ये होगा, तो यही होगा। चले हम 53 पे, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो मेरे भाई गर्भ में भ्रूण के विकास के लिए हमें अल्ट्रासाउंड का देखना जब होता है, गर्भ में भ्रूण का विकास कितना हो रहा है, या तो एक तरह से लोग जब गर्भ में लिंग का पता लगाने के लिए करते हैं, तो उन दोनों स्थितियों में हमें जो है अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है मेरे भाई। तो इसमें साउंड आ रहा है, इसका मतलब इसका हिंदी ध्वनि होगा। तो पराध्वनिक तरंगे यानी पराध्वनिक तरंगों के माध्यम से ये जो है ये जो है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किया जाता है। आगे देखें, मांसपेशियों में दर्द के उपचार का उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। यानी जब मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है तो उस दर्द को भगाने के लिए जो विकिरण यानी रेज का प्रयोग किया जाता है वो किस रेज का? तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई इंफ्रारेड IR, इसका उपयोग करके दर्द को भगाया जाता है। आगे देखें हम लोग, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में जो अत्यधिक विविधता होती है यानी तमाम वैरायटी के जो जीव हो जा रहे हैं वो किसकी कारण से हो रहे हैं? तो मेरे भाई यह है उत्परिवर्तनवाद की वजह से, उत्परिवर्तनवाद की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये उत्परिवर्तनवाद क्या होता है? तो इसका मतलब जब जो है जो जीवों के जीन में जो है थोड़ा परिवर्तन होने लगता है तो वो एक अलग तरह के जीव का निर्माण होता है, तो उसी को उत्परिवर्तनवाद कहा जाता है। तो आगे देखें हम लोग, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में जो विटामिन ए स्टोर होता है वो कहाँ होता है? त्वचा में, लिवर में, फुसफुस में, कहाँ? 56 वाले में। तो मेरे भाई ये जो स्टोर होता है वो लिवर में होता है, यकृत, ये लिवर में होता है। आगे देखें 57 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? लॉफिंग गैस। तो मेरे भाई लॉफिंग गैस जो कहा जाता है वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला जान लीजिए N2O, और गलती से NO2 मत कर दीजिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसका नाइट्रस ऑक्साइड ये होगा। इसका उपयोग जो है इसको सूंघने के बाद हंसी आने लगती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस को। इसका उपयोग कहाँ होता है कि डॉक्टर जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उसमें जो है व्यक्ति को बेहोश करने के लिए इस गैस को प्रयोग किया जाता है। 58 देखिए क्या है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो पता होता है जो कार बैटरी या जो मोटर में बैटरियाँ लगाई जाती हैं उसमें विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर बी। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला पता होगा, H2SO4। प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर किसका बहुलक होता है? बहुलक का मतलब ये होता है मेरे भाई एक ही प्रकार के अणु हो, वह
बहुत सारे अणु मिलकर एक भारी अणु बना लेते हैं तो उसे बहुलक कहा जाता है। तो बहुलक जो है ये आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन है। अब देखें हम 60वां, एस्टिक अम्ल की गंध किसके कारण होती है? हमें पता है एस्टिक अम्ल जो होती है उसकी गंध सिरके जैसी होती है, सिरका में भी पाया जाता है। तो साथियों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मेरे भाई राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी। यह जो है अगर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 164 अनुच्छेद मेरे भाई 164 है, उसी में ये कहा गया है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन मेरे भाई आप लोग और थोड़ा जान लीजिए, अगर कोई जैसे विधानसभा के सदस्य, जैसे मान लीजिए कोई विधायक व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो वह राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। जिस प्रकार से जो है संसद के सदस्य व्यक्तिगत तौर पर जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो उसी प्रकार से यह भी है। तो चलें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। क्या करा है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग छोटा करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एलिमिनेशन से लगाएंगे तो यह लग जाएगा आसानी से। देखिए क्या कर रहा है 62वां में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वां संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, तो पूछ रहा है इससे क्या हुआ? निर्णय लेने की शक्तियों का, हाँ सही बात है, निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। पूर्ण व्यवस्था का किया गया। न्यायिक शक्ति इसमें नहीं था मेरे भाई, ये नहीं है, प्रशासनिक शक्ति का था। तो यानी जिसमें 3 होगा वो नहीं होगा। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो यानी 3 गलत है, जिसमें यह 3 होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसका मतलब ये 62वां ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इसमें 3 नहीं। तो ये एलिमिनेशन से हम लगा लिए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 63 में। देखें क्या कह रहा है, राज्य में राज्यसभा प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो हमें पता है मेरे भाई राज्य मतलब जो राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो शामिल होते हैं कैसे? नागरिकों के सीधे चुने जाने के सदस्य नहीं मेरे भाई, वो नागरिकों के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं, बल्कि नागरिक जिन्हें चुनता है अपना विधायक, यानी जिस पार्टी के पास जितना विधायक होते हैं उसके पास उतना ज़्यादा राज्यसभा में मेंबर होंगे। तो नागरिक नहीं चुनते इसे, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं। ये बात सही है, जैसा मैंने अभी बताया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सही बात है, इसमें 12 सदस्य मनोनीत भी किए जाते हैं। साहित्य, शिक्षा, कला, विज्ञान, इन सब के जो आधार पर मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, बी और सी सही है, तो इसका मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 64 में देखें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, सुप्रीम कोर्ट से है? तो मेरे भाई अपीली क्षेत्राधिकार ये भी है, जैसे सिविल मामला या क्रिमिनल मामला की अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है, तो ये अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ये भी है। मूल क्षेत्राधिकार यानी ऐसे मामले जो केवल सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं तो मूल क्षेत्राधिकार कहलाते हैं, जैसे केंद्र राज्य का झगड़ा, राज्य का झगड़ा, या कई राज्य और केंद्र का झगड़ा, ये सब मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कॉलेजियम प्रणाली, इसी प्रणाली से सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो है नियुक्ति होती है। तो इसका मतलब तीनों है, तो इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चले हम 65 देखते हैं क्या है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये सभी को पता है मेरे भाई, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना किया गया? तो 21 साल। इसका मतलब लोकल बॉडीज़, जैसे आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। तो 66वां देखें, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? 66वां पूछ रहा मेरे भाई, आकस्मिकता निधि, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि जो इंग्लिश में इसे कहा जो है कॉन्टीजेंसी फंड बोला जाता है इंग्लिश में इसे। तो आकस्मिकता निधि जो होती है मेरे भाई वो अनुच्छेद 267(1) से संबंधित है। तो इसमें एक नहीं दिया, केवल 267 दिया है, तो आप यही लगा देंगे। तो ये ऐसा होता है मेरे भाई, ये आकस्मिकता निधि में जो पैसा होता है या किसी इमरजेंसी, आपदा इत्यादि में जब कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो यहाँ से पैसा निकाला जाता है, और यह फंड जो होता है राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है।
तो आगे देखें हम लोग, भारत का संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो मेरे भाई आप लोग को पता होना चाहिए, लगभग 3 हफ्ता पहले, आज़ादी के 3 हफ्ता पहले ध्वज को अपनाया गया था। तो 3 हफ्ता पहले ऑप्शन कौन हो जाएगा? 15 अगस्त को अपना देश आज़ाद हुआ था 1947, लगभग 3 हफ्ता पहले, तो ये हो जाएगा 3 हफ्ता 3 दिन पहले, 22 जुलाई 1947 को। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 67। तो और आगे अगर आप लोग बात थोड़ा सा बता दें राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज को जो होता है मेरे भाई 3:2 में होना चाहिए। यानी अगर आप इसकी लंबाई 3 फीट रख रहे हैं तो चौड़ाई इसकी, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई 3 फीट रख रहे हैं तो चौड़ाई 2 फीट रखना होगा। लंबाई 3 मीटर रख रहे हैं तो चौड़ाई 2 मीटर रखना होगा। लंबाई 3 किलोमीटर रख रहे हैं, चौड़ाई 2 किलोमीटर रखना, इस अनुपात में बनाए जाते हैं। 68 देखें, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? 68 क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए क्या है मेरे भाई, अनुच्छेद 85(1) में बताया गया है, कहा गया है कि मेरे भाई पहली संसद की अंतिम डेट जो होती है और अंतिम जो दूसरी बैठक होती है उसके पहले दिन में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यानी आज जो बैठक ख़त्म हुई ये तारीख और जो अगली बैठक होगी उसकी पहली तारीख को बीच 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो यानी मिला जुला के कम से कम साल भर में 2 बैठक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 देखें, समाज में समानता होने के लिए एक निहितार्थ यह है कि, यानी समाज में एक समानता होने के लिए इसका मतलब एक कौन सा उपाय या कौन सा एक और निहितार्थ है? तो मेरे भाई विशेषाधिकारों का अभाव। सही बात है, एकदम सही है। देखिए विशेषाधिकारों का अभाव है। विशेषाधिकार क्या होता है मेरे भाई कि जब किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार मिल जाएगा तो अन्य व्यक्तियों से उसकी प्रतिष्ठा ऊंची हो जाती है। इसका मतलब वो असमानता वहाँ आ जाती है। जब विशेषाधिकार का अभाव रहेगा, किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा तो वहाँ समानता बनी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए यही सही है। तो ये सब तो गलत हैं, अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव, ये सब तो खड़े गलत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय संघवाद को निम्नलिखित में से किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो मेरे भाई भारतीय संघवाद को अभी तक बहुत कुछ लोग भारत को, जैसे ये 70 वाला जो अपना ये क्वेश्चन है, कुछ लोग ये जो भारत को संघवाद मानते हैं, कुछ लोग अर्ध संघवाद मानते हैं, जिसे इसकी जो प्रकृति है अपनी भारतीय संविधान की नेचर है, इसे कुछ लोग जो है संघवाद मानते हैं, संघात्मक, या कुछ लोग एकात्मक मानते हैं। इसमें मतभेद है कुछ लोगों में। तो किसने सहकारी संघवाद कहा था इसे भारतीय संविधान के बारे में? तो किसने कहा था मेरे भाई? ये सर आइवर जेनिंग्स ने। ऑप्शन नंबर सी। नहीं सॉरी, ये थे ऑस्टिन थे, हाँ जी ऑस्टिन ने ये भारतीय संघवाद को निम्नलिखित में से सहकारी संघवाद कहा था। और मेरे भाई ये जो केसी वियर थे ये अर्ध संघवाद ये बोले थे। तो आगे चले हम लोग 71 में। एक रास्ता देखें, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं। 70 नंबर 1 का ये क्वेश्चन है। तो मेरे भाई ये 71 का अपना ये जो आंसर होगा, अबुल कलाम आज़ाद किस पत्रिका के संपादक थे? तो अल हिलाल ऑप्शन नंबर बी, अल हिलाल पत्रिका के संपादक थे। तो यह मेरे भाई यह उर्दू थी, उर्दू में लिखा गया था, 1912 में अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो चले अगर हम लोग, और यहाँ पर जो कामरेड लिखा है मेरे भाई, यह एक अंग्रेजी पत्रिका थी, एक साप्ताहिक, मतलब अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक पत्रिका थी, समाचार। और अगर हम लोग और इसके बारे में जो यहाँ पर दिया है, ये जमींदार जो लिखा है, ये एक उर्दू पत्रिका थी जो मौलाना जफ़र अली खान लिखे थे इसको। आगे देखें, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो मेरे भाई ये सबको पता है कि ये कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर ज़िला, जहाँ पर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी बन रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये कुशीनगर में हुआ था। यहाँ पर आगे देखें हम लोग क्या है 73 में, थोड़ा सा छोटा करके देखें तो सही रहेगा। क्या है, नगरों
में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीर ने ही भाग लिया था। 73वां क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो गलत है मेरे भाई। ऐसा तो है नहीं, असहयोग आंदोलन एकदम गरीब से लेकर हर जाति हर धर्म के लोग जुड़े थे। तो ये कैसे हो सकता है कि उच्च जाति और अमीरों ने लिया था? ये गलत हो गया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था? नहीं, बहिष्कार नहीं किया गया था मेरे भाई। यह हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये सही है असहयोग आंदोलन के बारे में। यानी केवल हमारे पास यहाँ पर ये 73वां जो क्वेश्चन है ये सी सही है। नहीं, हाँ, ये 2 वाला भी सही है मेरे भाई। यहाँ का क्या लिखा है? चुनाव का बहिष्कार किया था। कौन सा सही नहीं है तो ये पूछ रहा है। तो ये हमारा तीसरा वाला सही है, तो 1 2 गलत है, तो गलत पूछ रहा है तो गलत सी वाला होगा। हाँ, 73 वाले का अब सही है हम लोगों का। तो आगे चले हम लोग 74 वाला देखें क्या कह रहा है। एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस ज़िले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता की बात की गई वो कौन थे? तो ऐसा कौन सा नेता था हमारे भाई? 74वां में ये पूछ रहा है। तो ये कह रहे हैं बाबा रामचंद्र के बारे में मेरे भाई। बाबा रामचंद्र ही थे जो अपनी पीठ पर ये तुलसीदास की रामायण प्रति लेकर आए और फिजी में ये गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने गए। तो वहीं पर वो इनके छंद सुनाया करते थे बाबा रामचंद्र। और आप लोग सोच रहे होंगे ये फिजी कहाँ है? फिजी के बारे में 74वां में। तो मेरे भाई फिजी एक द्वीप है, वही उसी के बारे में कह रहा है, तो वहीं गए थे ये। तो आगे देखें हम लोग 75 वाले में। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो मेरे भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ महात्मा गांधी है, आप लोग याद रखना। तो ये हरिजन, और ये जो हरिजन नाम है, दलितों को जो हरिजन नाम दिया था महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। हरिजन यानी हरि के संतान, ये 75 वाले में। तो आगे चले अगर हम लोग देखें 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब वापस लेने की घोषणा किया? तो मेरे भाई 20 फरवरी 1947 को जो इटली प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के, उन्होंने घोषणा किया कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो कब तक आज़ाद करने का ये मतलब घोषणा किया था, यही पूछ रहा है इसमें 76वें वाले में अपने। तो मेरे भाई उसने कहा था कि हम जून 48 तक जो है भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन वह सब लोग कहते हैं कि माना जाता है कि वह ऐसा बोल दिया था, लेकिन बाद में ऐसी परिस्थितियाँ बन गई तो लगभग उससे 10 महीना पहले आज़ाद करना पड़ा। तो इसी दिन की घोषणा हुई थी। देखिए क्या है, ये बिहार स्पेशल से है ये 77वां क्वेश्चन। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो मेरे भाई श्री कृष्ण सिंह ने किया था। श्री कृष्ण ही बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो ये स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण ने किया था। और अगर आप लोग बात करते हैं स्वराज दल के बारे में, भारत में जो स्वराज दल की स्थापना हुआ था तो नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू और स्वराज दत्त जो यही सब मिलके जो है इसकी स्थापना किए थे। CR दास, चित्तरंजन दास, हाँ, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास किए थे। तो आगे देखें हम लोग 78 में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो मेरे भाई जैसे बिहार में हमें पता है नमक, बिहार एक तटीय राज्य नहीं है, वो समुद्र के किनारे नहीं है, तो वहाँ नमक का इशू उतना नहीं था। लेकिन बिहार में एक कर बहुत ज़्यादा था मेरे भाई। बिहार में ये 78 वाला अपना जो क्वेश्चन है वो वहाँ क्या था मेरे भाई, जब ये चल रहा था महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन, तो उस समय जो नमक वाला भी इशू बहुत ज़ोर शोर से उठा था। तो वहाँ जो बिहार में जो थे, तो वहाँ पर जैसे देखिए नमक सत्याग्रह, बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध किया था। उस समय बिहार में मेरे भाई चौकीदारी, जैसे गांव के लोगों को मतलब जो थे तो चौकीदारी कर लगा था। तो उस समय अंग्रेज़ लगाए थे कि हम आप लोगों की सुरक्षा करवा रहे हैं चौकीदार लगाकर, तो आप लोगों को चौकीदारी कर देना पड़ेगा।
तो बिहार के लोगों ने कहा हम चौकीदारी कर नहीं देंगे, तो वो लोग चौकीदारी का, नमक का नहीं बल्कि चौकीदारी का विरोध बहुत ज़्यादा किए थे। तो इसमें से कोई नहीं है चौकीदारी, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सॉरी ई। अब देखें आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो पता है बिहार से ये जो श्री कृष्ण थे ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो ये जो अपनी एक सरकार बनाए थे, नवनिर्वाचित सरकार, फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिए थे? राजनीतिक कैदियों की रिहाई के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी। तो यही था। आगे चले हम लोग देखें, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? मेरे भाई बतख मियाँ ने। उसमें बिहार का चंपारण में जो गांधी जी के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा था, तो उसमें बतख मियाँ ही गांधी जी की जान बचाए थे। और महात्मा गांधी का पहला और सफल आंदोलन बिहार का चंपारण ही था 1917 में, जो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे। आगे देखें हम लोग, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने छेड़ा था 1921 में, तो बिहार में इसकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग इसकी अगुवाई कर रहे थे, मतलब नेतृत्व कर रहे थे। तो बिहार में किसने किया था, इसमें पूछ रहा है 81 वाले क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मेरे भाई बिहार में जो इसकी अगुवाई किए थे वो स्वामी विद्यानंद किए थे। ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विद्यानंद। तो आगे अगर हम लोग देखें इसके बारे में क्या है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो मेरे भाई पहली बार भारत में जब मतलब विदेशी सामानों को बहिष्कार करना, स्वदेशी को अपनाना, ये जो अपनाया गया था तो बंगाल विभाजन के दौरान। पता है हम सबके 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया था हिंदू मुस्लिम की हवा देने के लिए, तो उस समय जो है बहुत तेज़ी से स्वदेशी एवं स्वदेशी मतलब विदेशी सामानों को बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाना, विदेशी को जलाना, ये सब चला था उस समय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या है 83 में 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था, ये पूछ रहा है। तो 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में मेरे भाई दादा भाई नौरोजी, इन्होंने जो है स्वराज का झंडा फहराया था। अगर आपसे पूछे संपूर्ण आज़ादी का झंडा किसने फहराया था तो नेहरू होगा, लेकिन स्वराज का झंडा किसने फहराया था तो दादा भाई नौरोजी होगा 83 वाले में। तो आगे देखें हम लोग, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत राज्य के जो थे कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। उस आंदोलन का क्या नाम था? तो मेरे भाई प्रजामंडल आंदोलन, सबको पता है। प्रजामंडल आंदोलन ऐसे राज्यों में जो है शुरू किया गया जहाँ पर इन क्षेत्रों के शासक शासन करते थे। आगे देखें हम, भारत में पशुपालन एवं कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले हैं ये पूछ रहा है 85 में। तो मेरे भाई ये मेहरगढ़ से मिले। तो मेहरगढ़ कहाँ है मेरे भाई? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से ही पशुपालन कृषि के सबसे पुराना साक्ष्य, मेरे सबसे पुराना रिकॉर्ड मिला है। 86 में देखें क्या है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? मेरे भाई सिंपल सी क्वेश्चन है, राजगृह में। राजगृह में किया गया था पहली बौद्ध संगीति का आयोजन 86वां में ये है। और अगर मेरे भाई बात करें तो ये राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में, इसके थोड़ा सा और क्लियर करें तो सप्तकर्णी गुफा में। तो आगे चले हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? निम्नलिखित में से ये जो दिया है इसमें से, तो वीमा कड़फिसस ये जो थे, इसने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर सोने के मुद्रा का प्रचलन किया था, ये वाला। तो आगे चले हम लोग देखते हैं, और यही जो कड़फिसस था मेरे भाई, इसने महेश्वर की उपाधि
किसकी? महेश्वर की उपाधि रखा था। ये क्वेश्चन भी पूछता है महेश्वर की उपाधि किसने रखा था, तो ये कड़फिसस। 88 वाला देखें, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले यह व्याख्या किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो हम सबको पता है मेरे भाई, पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं क्यों होता है? पृथ्वी अपने धुरी पर जो अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसी कारण होता है। तो सबसे पहले यह किसने बताया था, यह पूछ रहा है 88 वाले क्वेश्चन में। तो आप सबको पता होगा ये ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताया था ये पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, घूर्णन करती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। तो अब जो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, उसके कारण जो है ये पूरा मतलब वर्ष परिवर्तन होता है, जिससे मौसम परिवर्तन, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सब जो ऋतु परिवर्तन होता है इस वजह से। 88 वाले में तो ये जो खगोल वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट जो थे मेरे भाई, ये हमें पता है बहुत एस्ट्रोनॉमर थे, यानी खगोल वैज्ञानिक थे ये। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे ये। तो आगे चले हम लोग देखते हैं। स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए अपने राजदूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने को प्रार्थना किया? 89 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। बालापुत्र देव, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो बालापुत्र देव ही राजा था जो नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना के लिए या उसके रख रखाव के लिए अपने राजदूत देवपाल को 5 गांव मतलब देने के लिए प्रार्थना किया था बालादेव पुत्र ने। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किसने लिखा था मेरे भाई? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किसने लिखा था? ये 90 वाला में क्वेश्चन है। तो टेरिसियस ने लिखा था, प्लेनी, टोलेमी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो किसने लिखा था मेरे भाई ये जो 90 वाला क्वेश्चन है? तो इसके बारे में देखो जानकारी नहीं मिलती है किसने लिखा था ये, लेकिन ये जो है जो एरिथियन पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी है, सी मतलब यहाँ समुद्र है, तो यह जो है एक व्यापार से संबंधित था। भारत और रोम के बीच जो व्यापार होता था उससे संबंधित से इसमें एरिथियन पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी में लिखा गया है, लेकिन किसने लिखा था यह क्लियर नहीं है। 91 वाले में देखें, बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला विवरण प्राप्त होता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पहला विवरण प्राप्त होता है, कहाँ होता है ये पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ये हमें बताना है। तो किससे प्राप्त होता है, किस मतलब लेखन से, मतलब किस किताब से प्राप्त होता है? तो ये तबकात ए नासिरी से, तबकात ए नासिरी लिखा है। तो ये किसने लिखा था तबकात ए नासिरी? तो सिराज ने लिखा था। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 92, किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आधी फसल की मांग किया था? तो मेरे भाई जो आधी फसल की मांग करने वाला था भूमि फसल का, तो अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर सी। इसने भूमि को नपवाया, उसके बाद आधी फसल का जो है टैक्स लगाया था 92 वाले में। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक चीज़ और क्लियर है, तो ये है जो घरही और चरही कर लगाया था। घरही और चरही यानी जिसके पास घर है और जो जितना पशु को चराता है उसे चरही, उस मतलब जिसके पास जितना बड़ा घर होता था घरही, और जिसके पास जितना पशु चराता था जो वो चरही कर देता था। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इम्पोर्टेंट है। आगे देखें, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? 93 वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है हमारा। तो मेरे भाई यह सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए, शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। तो अगर इनके बारे में आए तो ये एक रूढ़ी संप्रदाय था मेरे भाई, जबकि एक चिश्ती संप्रदाय एक मतलब आधुनिक संप्रदाय में आता था, और ये जो सोहरावर्दी संप्रदाय था ये एक रूढ़ी संप्रदाय था, यानी पुरानी परंपरा पर चलता था ये। आगे हम लोग देखें, वह कथन किसका है कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 खंभों वाला महल बनाने के लिए 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया?
या किसका कथन है पूछ रहा है, ऐसा किसने कहा था, ये हमारा 94 वाले क्वेश्चन में। तो मेरे भाई यह जो कहा था ये फिंच ने कहा था, विलियम फिंच ने। ऑप्शन नंबर सी। किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? सुल्तान शमसुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन, किसने, या सुल्तान जैनुल आबिदीन? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान जैनुल आबिदीन को ये जो कश्मीर का अकबर कहा जाता है, मतलब इसके रूप में प्रतिष्ठित किया जाता था। 95 वाले क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। फराजी आंदोलन शुरुआत किसने किया था? फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था मेरे भाई? तो फराजी आंदोलन की जो शुरुआत किया था वो हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। तो क्यों किए थे कि फराजी आंदोलन जो हुआ था हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में, तो ये इस्लाम धर्म में सुधार से संबंधित, उसमें जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए ये किया गया था हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा फराजी आंदोलन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम का पुस्तक किसने लिखा था? तो मेरे भाई ये जो लिखे थे ये दादा भाई नौरोजी लिखे थे। यहाँ पर मिट गया है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक पारसी समुदाय से आते थे। इन्होंने ही जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत का दिया था कि अंग्रेज जो हमारे यहाँ से माल लूट के ले जा रहे हैं इसके प्रति भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसका पूरा लाभ अंग्रेज़ों को हो रहा है। तो इसी में उन्होंने धन बहिर्गमन सिद्धांत दिया और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने। देखिए हम लोग 98 वाला। बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकारों को कब मान्यता दिया गया, ये पूछ रहा है। तो कब ऐसा किया गया मेरे भाई? यह 1885 में किया गया। बंगाल काश्तकारी अधिनियम बना जिसके द्वारा बंगाल और बिहार की भूमि पर काश्तकारों के अधिकारों को मान्यता मिला, और इसे ये जो मान्यता मिला, जो कानून बना था, इस कानून को काश्तकारी कानून भी कहते हैं। क्या? काश्तकारी। काश्त का मतलब होता है कि किसान। देखिए क्या है 99 में, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप इसका आंसर जान लीजिए। 1912 में बना था। इसका एक ट्रिक होता है, बिहार 12, तो बी से 12, बी से बिहार। तो कभी भी आए बिहार की स्थापना, बिहार का स्वतंत्र देश कब बना था? तो 1912 में। इस तरह से बी करके कर लेंगे तो याद आ जाएगा आपको। और सुनिए इसके बारे में 99 वाला जो है क्या है। देखिए 1912 में तो स्वतंत्र बिहार एक रूप में स्थापित हुआ। इस समय जो है जब बना था तो भारत, ये जो बिहार था, उड़ीसा और बिहार एक ही प्रांत में थे, मतलब ये बंगाल से अलग होके बना था। तो उड़ीसा भी इसमें शामिल था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में मेरे भाई यह बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। फिर आगे चलकर सन 2000 में बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया गया। तो उसी समय 2000 में और भी ज़्यादा, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अलग किया गया था, बिहार से झारखंड को, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था सन 2000 में। तो आगे चले हम लोग। गांधी जी को चंपारण आमंत्रण किसने किया था? तो एकदम सिंपल सवाल है, राजकुमार शुक्ल। वहाँ पर जो तिनकठिया प्रथा थी उसी समाप्त किया था। महात्मा गांधी का जो चंपारण आंदोलन था, महात्मा गांधी का प्रथम और एक सफल आंदोलन यही था। तो पहला सफल आंदोलन यही माना जाता है, चंपारण आंदोलन, बिहार के चंपारण जिले से संबंधित था। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी गए थे वहाँ और तिनकठिया प्रथा को समाप्त करवाए थे। तिनकठिया प्रथा क्या था? जैसे किसी के पास ज़मीन थी इतनी, तो उस ज़मीन को 20 हिस्सा करे और 20 हिस्से में से 3 हिस्से पर वो नील की खेती करे। तो इन नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। इसी का मुद्दा सुलझाए थे गांधी जी। देखिए क्या 101 में 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? पूर्ण स्वराज का पताका अभी मैंने बताया, इसका पूर्ण स्वराज यानी हमें पूरी आज़ादी चाहिए, इसका जो पताका किसने लहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में नर्मदा नदी के तट पर।
कि अब हमें आधी आज़ादी नहीं बल्कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए। इसके पहले लोग डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे, स्वशासन मांग रहे थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू एक जो संपूर्ण आज़ादी का ये प्रस्ताव पारित हुआ, तो इसी में यह पताका लहराया गया कि हमें यह पूर्ण आज़ादी चाहिए। क्या है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बनाई गई थी? 102 क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि बिहार स्पेशल से संबंधित है। तो 1931 में 1931 में मेरे भाई ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई थी। तो औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1934 में किया गया था, लेकिन ये 31 में ही बना दिया गया था। तो अगर आप लोग ये अगर जानते हो किसने बनाया था, तो इसमें कई लोग शामिल थे इसके गठन में। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान था। तो चले हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। 103 में निम्नलिखित में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो जो बिहार में सबसे पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था, 103 वाले क्वेश्चन हमारे, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा ये भी नहीं थे, और ये भी नहीं थे, जयप्रकाश नारायण भी नहीं थे। इसका मतलब कोई नहीं था इसमें। आंसर नंबर ई। तो कौन थे मेरे भाई? तो इसमें जो थे, जो हमें पहले मैं बताया, श्री कृष्ण के नेतृत्व में पहले बिहार मतलब में श्री कृष्ण बिहार के मुख्यमंत्री सबसे पहले बने थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन किया गया था, और इसमें जो है अनुग्रह नारायण सिंह, जगलाल चौधरी, सैयद मोहम्मद आदि ये सब जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल थे। लेकिन रामदयालु सिंह विधानसभा के अध्यक्ष बने। कौन? रामदयालु सिंह। रामदयालु सिंह बने थे। देखिए क्या है, पंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? मेरे भाई गोंडवाना कहा जाता है। पंजिया पहले माना जाता था पृथ्वी, पहले ये पूरा जो महाद्वीप हैं जुड़े थे, इसे पंजिया कहा जाता था, और इसके आसपास जो जल भरा हो जाता था ये पंजिया था। यहाँ जो पैंथालासा ये टूटा तो एक हिस्सा उत्तर में गया, एक हिस्सा दक्षिण में आया, तो दक्षिणी वाले को गोंडवाना कहा जाता था, उत्तर वाले को लारेशिया कहा जाता था। तो यही है इसमें। आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो अंटार्कटिका के बारे में पूछ रहा है। आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? 105वें में। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पता है मेरे भाई। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये उत्तरी ध्रुव पर ये जो है अपना आर्कटिक यहाँ आर्कटिक है, और दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ अंटार्कटिका है। तो यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत है। गलत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। नहीं भाई, घटता है। गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छठवां का हमारा। इसकी औसत ऊंचाई 13। इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं, बादल बनना ये सब होती है। तो चले हम लोग 107वें में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोना लाओ। यह 38 वर्षों के बाद फूटा था। तो आगे देखिए ये कब फूटा था? सन 2022 में। सन 2022 में फूटा था। इसके पहले यह कब फूटा था? 1984 में। तो आगे देखें हम लोग। अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफ़गानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? तो काबुल नदी से जुड़ती है। अफ़गानिस्तान की फेमस नदी है। तो चले आगे हम लोग। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? यहाँ गर्म लिखा है। तो हम सबको पता है जो हमारा वायुमंडल है, यह सूर्य के जो सनलाइट रेस आती है उससे नहीं गर्म होता है। आने के बाद वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती है, लेकिन पृथ्वी पर जो है आने के बाद ये लॉन्ग वेव फॉर्म में जाती है, तो वह जो है उससे गर्म होती है। तो दीर्घ स्थली तरंग विकिरण के रूप में ऑप्शन नंबर ए 9 वाला हो जाएगा। 10वां देखें। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं?
तो आप लोग अगर नक्शा देखेंगे मैप को तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि म्यांमार के साथ जो है ये असम तो हो ही नहीं सकता, असम तो म्यांमार के साथ नहीं है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग नक्शा में देखेंगे तो इसी के साथ है। त्रिपुरा तो अंदर घुसा हुआ है, ये तो हो ही नहीं, अगर इसमें त्रिपुरा है तो कतई नहीं होगा, इसमें जो है ये है तो यही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे चले हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो मेरे भाई ये बात कर रहा है मन्नार की खाड़ी के बारे में, ऑप्शन नंबर बी। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? आप लोग देखते होंगे, एकदम चले जाइए भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर, दक्षिणी छोर पर वहीं देखेंगे आप, जैसे जहाँ श्रीलंका है, जैसे ये तो यहीं श्रीलंका है। तो भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र है उसके दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के पश्चिम, यानी यहाँ पर जहाँ पर ये मैंने बिंदी रखा है यहीं पर जो है। तो मन्नार की खाड़ी के बारे में बात कर रहा है। मन्नार की खाड़ी मैंने बता दिया कहाँ है। 12वां में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो पता है 1973 में विश्व का सबसे बड़ा प्रचार करके अभियान चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगरों के प्रोजेक्ट के बारे में, ऑप्शन नंबर बी। जो टाइगर डे मनाया जाता है जो है 29 जुलाई को। आगे देखें 13 में क्या है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये आते हैं CW। आप लोग को पता होगा कि टेम्परेचर के आधार पर जो जलवायु में बांटे गए हैं कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार, तो उसमें CWG है। इसका एक डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा होगा, देख लीजिएगा। क्या है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? देखिए, जो क्षेत्रीय सीमा होती है भारत की, वो जैसे भारत का मतलब ये अपनी ज़मीन हो गया, मान लीजिए इधर समुद्र हो गया, तो मेरे भाई इसमें 12 समुद्री मील जो होता है वो तट समुद्री मील के रूप में फैला होता है, और 200 जो मील होता है वो मतलब वहाँ वो रहता है, जैसे भारत उसमें अपना आर्थिक गतिविधियाँ कर सकता है। 114वें वाले में हमसे पूछ रहा है, तो जिसे EEZ बोला जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है ये पूछ रहा है भारत की क्षेत्रीय सीमा तट कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर सी। तो एक समुद्री मील में लगभग 1.25 किलोमीटर होते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले भंडारण से समृद्ध है? तो महानदी घाटी, दामोदर घाटी, सोन घाटी। देखिए, ये तीनों नदी घाटियाँ कोयले से समृद्ध हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन जो कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है जो है वो अपना जो 15वां पूछ रहा है, जो दामोदर घाटी से 75% भारत को कोयला प्राप्त होता है। आगे देखें, भारत में चीनी उद्योग बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। चीनी उद्योग बारे में कौन सा कथन सही है? 116 में पूछ रहा है, तो ये बात सही है। वह वज़न कम होने वाला उद्योग है, सही बात है। 100 किलो में पता लगा चीनी जो है 100 किलो गन्ना ले गए, 10 किलो चीनी बने, यानी वज़न लॉस होने वाला। महाराष्ट्र देश का अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य है, ऑप्शन नंबर सी, यानी डी वाला भी सही है। आप लोग सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश है गन्ना उत्पादक में, तो महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में कैसे हो गया? तो मेरे भाई, महाराष्ट्र चीनी उत्पादन करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो गन्ने से ज़्यादातर जो है वो आप जानते होंगे उसके बारे में, जो एथेनॉल उत्पादक में चला जाता है। एथेनॉल बनाने में ज़्यादातर उसकी खपत हो जाती है, इसलिए गन्ना में अग्रणी राज्य होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। आगे देखें, ग्रीष्म के अंत में पूर्व, यानी ग्रीष्म जब गर्मी का मौसम ख़त्म होने से पहले जो मानसून वर्षा हो जाती है केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में,
और यह एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है, यह पूछ रहा है। केरल कहाँ पूछ रहा है, ये ध्यान देंगे नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। केरल और कर्नाटक तटीय क्षेत्रों में 117वां में। तो मेरे भाई ये जो होता है इसे मैंगो शावर बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए मैंगो शावर। जैसे आप लोग को इसको थोड़ा डिटेल बता दें कि केरल कर्नाटक में इसे मैंगो शावर बोला जाता है, ये तो सच है। और या जिसे आम और वर्षा बोला जाता है, आमों को पकाने में वहाँ महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है। और अगर जाने या फिर इसे जो है चाय वर्षा, असम में इसे चाय वर्षा के नाम से जानी जाती है। असम में चाय वर्षा चायों के लिए बहुत अच्छा होता है। और बंगाल में इसे काल बैसाखी बोला जाता है, ये तो पता ही होगा आपको, काल बैसाखी बोला जाता है। और कर्नाटक में इसे काफ़ी वर्षा बोला जाता है, काफ़ी वर्षा। तो ऐसे वैसे होता है इसमें। तो चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, ऐसे ऐसे नाम इसके हैं, तो इसका ये हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो झारखंड, इसकी जो है 9 ज़िले लगते हैं। और उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले लगते हैं। तो चले हम लोग आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन ये अंतिम रेलवे स्टेशन है, भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेलमार्ग जो है उसमें। थोड़ा सा छोटा कर लें हम। अब सही है। देखिए क्या कह रहा है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास पायराइट का सर्वाधिक भंडारण है, सही बात है। बिहार जो पायराइट का एक बहुत अच्छा उत्पादक भी है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ में, मुंगेर एवं रोहतास ज़िलों में पाई जाती है। जमुई ज़िले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। यानी सभी ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नहीं, इसमें देखिए गलत है। इसमें पूछना चाहिए था इसको कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सभी हमारे सही हैं, तो इसका मतलब प्रयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाता। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किन नदियों के संगम से बनती है? तो मेरे भाई जो नदियों के संगम से बनती है 121वां में, यह मोहाना और लीलाजन नदी, मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है फल्गु नदी। तो फल्गु नदी को मेरे भाई हिंदू और बौद्धों का धर्म एक पवित्र नदी मानी जाती है, हिंदू और बौद्ध धर्म का। तो भगवान विष्णुपति मंदिर इसके किनारे है। तो आगे हम लोग देखें, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो मेरे भाई जो की गई थी वो ठाकुरगंज में बिहार में सबसे पहले चाय बागानों की स्थापना की गई थी। तो ये ठाकुरगंज कहाँ है मेरे भाई? जो हम लोग को पता है कि पश्चिम बंगाल में जो एक दार्जिलिंग क्षेत्र है जहाँ पर बहुत चाय की मतलब वहाँ बहुत अच्छी खेती होती है। तो दार्जिलिंग से 200 किलोमीटर दूर पर है ठाकुरगंज। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकी जनसंख्या, आरोही में बताना है, दशकी जनसंख्या वृद्धि 2001 के 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम इसमें बताना है कि दशकी वृद्धि का जो सही क्रम है ये बताना है। बिहार के कुछ ज़िले दिए गए हैं उसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा की वृद्धि थी, उसके बाद किशनगंज की, नहीं हाँ, उसके बाद सिवान की। ऑप्शन नंबर बी ये सही है। तो इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, सिवान मैं असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, किशनगंज और मधेपुरा बढ़ता क्रम। आगे देखें, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है मेरे भाई? गन्ना तो है नहीं, दाल का है नहीं, यही अनाज आधारित उद्योग है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखा जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में आता है। किस तरह की बेरोजगारी, यहाँ बेरोजगारी लिखा है छद्म बेरोजगारी, जिसे झूठी बेरोजगारी कहा जाता है, या जिसे जो है अन्य तरह के जो है पिस्यूडो जो है स्यूडो अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है।
या जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है, कई नाम से जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है कौन सा? तो जहाँ केवल ज़रूरतमंद लोगों को रोज़गार दिया जाता है, ये नहीं हो सकता, गलत है। वैकल्पिक रोज़गार उपलब्धता, ये गलत है। जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हों, तो ऑप्शन नंबर सी यही सही है मेरे भाई। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी होता क्या है कि जहाँ 2 लोगों की जगह 4 लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। बेरोजगार होते हैं लेकिन उनको दिखता नहीं। तो ये क्या है? 126 महालनोबिस भारी उद्योग विकास मॉडल के विपरीत प्रस्तावित मजदूरी मॉल विकास मॉडल के मुख्य लेखक कौन थे? 126वां पूछ रहा है। तो इसके जो लेखक थे मजदूरी मॉल विकास मॉडल के, ये प्रोफेसर ब्रह्मानंद थे, ऑप्शन नंबर ए। तो जब अपना भारत में पहली बार जो बना था उसमें, तो मजदूरी विकास मॉडल के रूप में लेखक ब्रह्मानंद थे इसमें। आगे देखें, जीवंत ग्राम कार्यक्रम, जिसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बोला जाता है इंग्लिश में, अभी ये चर्चा में था। अमित शाह इस कार्यक्रम की शुरुआत किए थे। तो कथन का सही चयन कीजिए। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो था मेरे भाई, यह चीन के अरुणाचल प्रदेश में चीन के बॉर्डर पर गांव बसाने के लिए था, जिससे चीन जो है अपनी बढ़त न बना सके। तो यह उत्तर सीमा पर सीमावर्ती गांवों को विकसित करने के लिए, ऑप्शन सी सही है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति मेरे भाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से सही है। पहले क्या था, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपना ठीक से काम नहीं कर रहे थे, तो उसलिए भंडारी समिति बनाई गई थी और उनकी कमियों को दूर किया करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो पता है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत मतलब इसके एक वो किया गया था, हर खेत को सिंचाई स्लोगन से इसकी शुरुआत एक अलग रूप में की गई थी। तो जल निकाय की मरम्मत, नवीकरण, इन सब के बारे में, कुओं का निर्माण, ये गलत है। कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी गलत होगा। इसमें कुआं का निर्माण नहीं था मेरे भाई, ये कहाँ है? आप लोग जब पढ़ेंगे प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना के बारे में, कृषि सिंचाई योजना के बारे में, तो आपको पता लगेगा ये। तो जल भ्रूतों के जो पुनर्संरचना में वृद्धि, जल विकास, जल निकायों की मरम्मत और नवीकरण के रूप में, तो इन सब में था। लेकिन ये कुआं का, आजकल कुआं का निर्माण कहाँ होगा? तो यही गलत है। आगे देखें, मुद्रा का मूल्य या मुद्रा का क्रय शक्ति बदलती है। तो मुद्रा का क्रय शक्ति बदलती है मेरे भाई, कैसे बदलती है? 130वां जो हमसे पूछ रहा है। तो ये जो बदलती है मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती में। जैसे मान लीजिए कोई हमें सामान 100 रुपया का मिल रहा है, तो हमें देखने में लगता है, देखिए हमें देखने में लगता है कि जैसे कोई सामान का कीमत घट जाए तो वहाँ पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब घट जाती है। ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई सामान हमें 100 रुपया मिल रहा है, तो अचानक जब 200 रुपया हो गया, तो इसी सामान को ख़रीदने के लिए हमें 100 रुपया की जगह 100 रुपया और देना पड़ेगा। तो वहाँ हमारा 100 रुपया नहीं चलेगा, हमें 100 की जगह 200 देना पड़ेगा। यानी वहाँ हमारा पैसा कमज़ोर हो गया, हमें और पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा विभाग करेंसी जारी करने के लिए जिम्मेदार है? तो निर्गमन विभाग जो जिम्मेदार है इसका। तो आगे देखें हम लोग, जो गिल्ट बाज़ार है इससे क्या तात्पर्य है? तो गिल्ट बाज़ार है मेरे भाई, यह सरकारी प्रतिभूतियों का बाज़ार है। सरकारी प्रतिभूतियों का बाज़ार है ये गिल्ट बाज़ार। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका मतलब होता है गिल्ड एज, मतलब जैसे जो सरकारी प्रतिभूतियों बाज़ार से संबंधित है। तो गिल्ड एज का अर्थ होता है सर्वोत्तम या उत्कृष्ट, मतलब बढ़िया। इसके माध्यम से मेरे भाई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय की अर्थ करता है। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी कब? हमें पता है मेरे भाई कब हुई थी, 133वां में पूछ रहा है। तो 6 अप्रैल 1948 को जारी हुई थी। 6 अप्रैल 1948 को जारी हुई थी। तो उस समय मेरे भाई प्रथम औद्योगिक तत्कालिक उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय औद्योगिक मंत्री थे। तो
संसद में वही इस मतलब प्रस्ताव को पेश किए थे। तो कब हो जाएगा? 6 अप्रैल 1948 को। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ, ये भूतात्विक दृष्टि से बहुत पुराना है, ऑप्शन नंबर सी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो वहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि मेरे भाई ये सब जो होते हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, ये सब नदियों के तटीय क्षेत्र हैं और यहाँ पर बाढ़ आ जाने के कारण ये नई मिट्टी का जो है यहाँ प्रवेश हो जाता है, जिसे हम लोग खादर बोलते हैं, तो ये जलोढ़ मिट्टी होगी। 36 क्या है? निम्नलिखित झीलों में से कौन से बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील मेरे भाई है बिहार में स्थित है, 36वां वाला बिहार में, बिहार के कैमूर में। कहाँ है? कैमूर जिले में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, क्या था इस पत्रिका का नाम मेरे भाई, जिसे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रकाशन किया था? तो उसका नाम था हुंकार, ऑप्शन नंबर बी। किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है स्वामी सहजानंद को। आगे देखें हम लोग 38वां में, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन 138वां में जो पूछ रहा है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात क्या है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का? तो ये 139वां में हमसे पूछा है। तो यहाँ पर 1918, हाँ 918, ऑप्शन नंबर सी। मतलब 1000 पुरुषों पर 908 महिलाएं हैं जन 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में। आगे देखें हम लोग, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मधुबनी भी करता है। 7 जिले होते हैं बिहार के, 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि यूपी का भी 7 जिला जो है बिहार से सीमा साझा करता है, नेपाल से सीमा साझा करता है। तो मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी तीनों सीमा साझा करते हैं, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो साथियों हम लोग यहाँ देख लिए अपना जो जीएस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 140 तक। तो हम लोग इतना जीएस का क्वेश्चन था। तो चलते हम लोग इसके आगे का जो 10 क्वेश्चन और है, 150 क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, वो मैथ रीजनिंग संबंधित है। तो मैथ रीजनिंग थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको हम कई जो पेपर का मिला के एक बार जो है एक पेपर में हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे। तो चलते हम लोग का जीएस का कंप्लीट हुआ, तो बहुत महत्वपूर्ण रहा आप सबके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।